हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेटा क्या, जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बता दिया था। मैंने डेरिवेशन करना सिखाया था आपको, तो मैं बोलना चाहूँगा बच्चों, डेरिवेशन अगर भले ही आपको याद हो ना हो, फॉर्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए, जो फॉर्मूला मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आपको सिखाए थे। ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट आया था ना अपने पास, वो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। क्या क्या रिजल्ट था देखो मैं बता देता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लिख देता हूँ जो कल अपन ने पढ़े हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो मैंने रोड के लिए बताया था बेटा आपको, यूनिफॉर्म रोड। तो ये जो यूनिफॉर्म रोड होती है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखना है, देखो यूनिफॉर्म रोड। अब यूनिफॉर्म रोड का मतलब क्या होता है, उसका जो मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, वो कांस्टेंट होना चाहिए। मींस एक समान रोड होनी चाहिए, जितना इधर भारी है उतना ही इधर भारी हो, सेम लेंथ में। ठीक है, तो ये अपने पास मान लो यूनिफॉर्म रोड आ गई बेटा। एक सेकंड, यूनिफॉर्म रोड को अच्छे से बनाते हैं, तिरछा हो गया डायग्राम। हाँ, ये अपने पास यूनिफॉर्म रोड आ गई है। ठीक है, अब ये रोड में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने दो तरीके से बताया था बेटा आपको। अगर मान लो ये वाला एक्सिस है, तो इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 आएगा, वो मैंने बताया था ml²/3। ठीक है, अब m क्या है, इस रोड, ये जो रोड है ना बेटा, इसका मास m मान लेना है और लेंथ l मान लेना है। ठीक है, अगर यही रोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे ये वाली एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो इसको मैंने I2 मान लिया। ये आंसर आएगा ml²/12। I2 जो है ना, ये बेटा रोड के सेंटर से पास कर रही है, इसका मतलब यहाँ से l/2 डिस्टेंस होगी यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी l/2 होगी। क्लियर है, यहाँ ये वाला एंड पॉइंट तक। तो ये वाला फॉर्मूला तो एक मैंने कल समझाया था। दूसरा रिंग वाला समझाया था बेटा, यूनिफॉर्म रिंग। एंड ये जो रिंग है, इसका मास m है और रेडियस r है। ये मान लो अपने पास रिंग आ गई, तो इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाली एक्सिस के अबाउट होता है। एक्सिस का नाम क्या होता है, सेंटर से पास होने वाली और परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आता है, वो आता है अपना mr²। ठीक है बेटा, दो एलिमेंट तो ये हो गए। इसके अलावा जो तीसरा एलिमेंट मैंने आपको डिस्क वाला बताया था बेटा, यूनिफॉर्म डिस्क। थर्ड वाला जो एलिमेंट बताया था मैंने क्या, यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क, अगेन डिस्क का जो मास है वो m मान लेते हैं और रेडियस r मान लेते हैं। ये डिस्क आ गई। ठीक है, इसका ये वाली जो एक्सिस होती है ना, ये एक्सिस के अबाउट मैंने बताया था बेटा, आंसर जो आएगा अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो आएगा क्या है, I = mr²/2। याद रखना है ये। ठीक है, ये इतने फॉर्मूले तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका था बेटा। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ वाला जो फॉर्मूला आता है, ये आता है क्या बेटा, यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर। यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर। अब ये जो यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर है बेटा, इसका मास m मान लो, रेडियस r मान लो। ठीक है, अब ये हॉलो स्फीयर दिखने में डायग्राम में तो रिंग के जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ ना, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म hollow sphere about its diameter। इसके डायमीटर के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। तो मेरे पास बेटा ये तो आ गया मेरे पास यूनिफॉर्म होलो स्फीयर। ठीक है, अब इसका कोई भी डायमीटर ले लूँ, मैंने मान लो ये डायमीटर ले लिया, एक सेंटर से पास हो रहा है, तो इसके बाद जो घुमाऊँ मैं, ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मेरे पास, ये निकल के आता है 2/3 mr²। m क्या है, इस होलो स्फीयर का मास है। ये जो होलो स्फीयर है ना, इसका मास m मान लेना है और इसका रेडियस r मान लेना है। ठीक है, तो ये होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 लिखा रहा हूँ। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ बेटा, इसका मैंने आपको कोई डेरिवेशन नहीं बताया, फोर्थ वाले का कोई डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ मैंने 1 2 3 इनके डेरिवेशन लास्ट लेक्चर में बता दिए थे। अगर वो समझ में आए हो तो ठीक, नहीं तो रिजल्ट याद रखना, और वो समझ में आ गए होंगे तो इसका डेरिवेशन भी आप खुद से सोल्व कर सकते हो, यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर। ठीक है, तो इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 2/3 mr²। ऐसे फोर्थ वाला बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ठीक है, यूनिफॉर्म
या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर about its diameter, about its diameter। तो ये डायमीटर के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। तो मान लेते हैं ये अपने पास आ गया यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का मास m मान लिया, रेडियस r मान लिया, ठीक है, m को r, m तो मास है और r रेडियस है। तो इसका भी जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर बना लिया मैंने, ये सेंटर से पास होते जा रहा है। इसके अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूँ, ये वाली लाइन के अबाउट, ये एक्स डायमीटर के अबाउट, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, ये आता है बेटा 2/5 m²। रिजल्ट याद रखना, अगेन इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ। इसका डेरिवेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट लो, एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। इसमें जो एलिमेंट आएगा होलो स्फीयर आएगा, होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, इंटीग्रेट कर देना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें एलिमेंट रिंग आएगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो और इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलिमेंट अच्छे से लेना होगा, सोच समझ के, और इंटीग्रेट करना होगा तो ही आंसर आ पाएगा, वरना गलत हो आंसर आएगा, ठीक है, अगर आप अच्छे से एलिमेंट नहीं लेते हो तो। दूसरा, ये वाले फॉर्मूले आपको जरूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, तो ये वाले सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के याद हो जाने चाहिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी लिख लो जल्दी से, यहाँ तक की कहानी लिख लो बेटा, फिर आगे समझते हैं आगे क्या है। देखो, तो वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से, फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं नोट लगा के कुछ पॉइंट्स आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। तो नोट नंबर 1 देखिए जरा। नोट नंबर 1 ये समझा रहा हूँ कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है बेटा मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। किस पे, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं ना अपन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस बात पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, वो जो ऑब्जेक्ट घूमेगा किसके अबाउट घूमता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कैसे घूम रहा है, ठीक है। जैसे रोड का अगर आप लोगों ने देखा होगा, एक एंड पॉइंट वाले के अबाउट ml²/3 आया था और मिड से पास कर रही थी उसके अबाउट ml²/12 आया था। मतलब मैंने क्या करा, एक्सिस, जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दी, तो अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। और मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ नोट लगा के, नोट नंबर 1, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिपेंड किस पे कर रहा है देख लेते हैं जरा। तो नोट नंबर 1 में क्या लिख रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिख दूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास रिलेटिव टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, रिलेटिव टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर सिमेट्रिकल है मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, एक्सिस चेंज कर दूं मैं, मान लो एक्सिस चेंज करने पे क्या हो रहा है, मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के अबाउट सेम आ रहा है, एक्सिस के रिलेटिवली देखा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ लिख दिया। अब मैं यहाँ पे एक करके एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाता हूँ आपको। जैसे रोड वाला एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले। ये जो रोड है ना, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं इसमें रोड में बहुत सारे अलग अलग डायग्राम बनाऊंगा, तो आप देखना जरा किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। ये जो रोड है ना, ये रोड में आपको पता है ये वाली एक्सिस के अबाउट जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है ना I1, वो I1 आता है क्या, ml²/3। ये जो रोड है, रोड का मास
हर एक डायग्राम में m मान लेना है और लेंथ l मान लेना है, पहला डायग्राम। अब मैं यहाँ दूसरा डायग्राम बनाता हूँ बेटा। तो अब मैं दूसरे डायग्राम में क्या कर रहा हूँ, दूसरे डायग्राम में मैंने ये जो एक्सिस है ना, ये बदल के सेंटर पे ला दी है, ठीक है। सेंटर पे ला दूंगा तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो सपोज मैंने I2 मान लिया, वो क्या आएगा ml²/12। अब हुआ क्या है बेटा, यहाँ पे जो है ये मास, ये वाला मास तो बहुत ज़्यादा L लेंथ में घूम रहा था, रोड का लेंथ L है तो L लेंथ में। यहाँ पे ऐसा तो कोई मास है ही नहीं जो L लेंथ में घूम रहा है, ये वाला मास L/2 में घूम रहा होगा और ये वाला मास भी L/2 में घूम रहा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L/2 है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी L/2 है। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने एक्सिस को बदला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल गया। तीसरे वाले डायग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, ये तीसरा वाला डायग्राम आ गया, इसमें मैंने एक्सिस इधर ले ली। तो अगर मैं एक्सिस को इस डायरेक्शन में यहाँ पे ले लेता हूँ तो यहाँ जो रोड को ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I3 मान लिया। अब ये बताओ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, I3 का वैल्यू क्या होगा, सोच के बताओ जरा। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, इन दोनों में से एक आंसर होगा, या तो ml²/3 होगा या ml²/12 होगा। अब आप ये देखो कि मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के अबाउट किसके सेम है, ये वाला मास डिस्ट्रीब्यूशन इसके जैसा है या फिर इसके जैसा है। अब आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे ये वाला जो मास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसमें वो सेम इसी के जैसा है। ये वाला भी L लेंथ में घूम रहा होगा क्या, ये वाला यहाँ एंड वाला पॉइंट, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ये भी ml²/3 ही आने वाला है। क्यों आने वाला है, देखो बताता हूँ। जो ये वाली सिचुएशन में जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये वाली सिचुएशन में वैसा ही इसमें भी है। देखो कैसे, जैसे मान लो रोड है, यहाँ से रोड ने घूमना शुरू किया, ऐसे घूमते 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 यहाँ आ गई, तो ये वाली सिचुएशन में भी ml²/3 होगा, तो ये वाली में भी ml²/3 होगा ना, एंड पॉइंट के अबाउट घुमाऊंगा तो ये एंड पॉइंट के अबाउट रोड घूम रही है, ये भी एंड पॉइंट और ये भी एंड अबाउट। इस पॉइंट के अबाउट सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 आएगा, ठीक है ना। जो एक्सिस है उस एक्सिस को ऐसा बोला जाता है, ये जो एक्सिस जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं ना, वो है एंड पॉइंट से पास होने वाली और रोड के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये तीनों आ गए। अब एक डायग्राम और बनाता हूं, जरा आप लोग सोचना और उसमें आंसर सोचो जरा, उस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। ये वाला जो डायग्राम बना रहा हूं ना मैं, अगला वाला डायग्राम, नेक्स्ट वाला डायग्राम, उसमें जो है ना, ये तो रोड आ गई अपने पास। अब ये रोड में जो एक्सिस है, अब ये एक्सिस कैसे दे दी, मान लो ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल में है, ये इस टाइप से एक्सिस आ गई अपने पास में, और ये रोड ऐसे घूम रही है, ये भी m मास और l लेंथ की है, ठीक है ना। ये वाली रोड भी सेम क्या है, m मास का है और l लेंथ का है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सपोज मैंने I4 मान लिया, तो सोचो जरा I4 का आंसर क्या होगा, I1 के जैसा होगा, I2 के जैसा होगा, सोचो सोचो। तो ये आंसर भी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी एंड पॉइंट के अबाउट है, ये वाला मास जो है L रेडियस में घूम रहा होगा, तो ये आंसर भी होगा ml²/3, ठीक है। एक और डायग्राम बनाता हूँ, मान लो ये वाली रोड है, लास्ट डायग्राम। ये वाली रोड पे क्या किया मैंने, जो एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ बना दी, तो इसके अबाउट घूम रहा है, और L/2 दोनों साइड है, इधर भी L/2 है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और इधर भी L/2। तो ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज मैंने I5 मान लिया, तो I5 का वैल्यू बताओ क्या होगा, ये वाला I5 का वैल्यू आएगा ml²/3 आएगा या 12 आएगा, 12 आएगा क्या, ठीक है। तो आप देखोगे ना, तो यहाँ इसका जो रोटेशन है वो इसके जैसे ही हो रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये इस टाइप से है, एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कब बदलेगा, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सारा सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। नोट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, चाहो तो वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हो नोट नंबर 1। अब समझाता हूँ नोट नंबर 2, सेकेंड वाला नोट क्या है, देखो। नोट नंबर 2 ध्यान से देखना, MI बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज if the mass first is shifted, if the mass is shifted parallel to axis of rotation, parallel to axis of rotation, because R does not change। मतलब कुल मिला के क्या बोलना चाह रहा हूँ, 2 पॉइंट लिखूंगा दोनों के सपोर्ट में। पहला पॉइंट तो क्या लिखा,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज इफ द मास इज शिफ्टेड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन बिकॉज आर डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है देखो बेटा, जैसे मान लो मेरे पास में यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं किस टाइप से ये कहानी सेट हो रही है। जैसे मान लो ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई, यहाँ पे मेरे पास में ये मास था और ये आर रेडियस में घूम रहा है इसे, तो ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मैंने एम आर स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ दूसरे वाले केस में, यही वाले मास को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे नीचे, यहाँ नीचे शिफ्ट कर दिया और ये मास m है अभी भी और ये जो घूम रहा है ये आर रेडियस में घूम रहा है जैसा आर रेडियस में पहले घूम रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 आएगा वो भी जो होगा वो एम आर स्क्वायर के बराबर ही होने वाला है। मतलब मैंने क्या किया, वो वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को मैंने पैरेलली खुद के पैरेलल नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, सॉरी एक्सिस के पैरेलली, यहाँ था पहले मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया। तो देखो एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज इफ द मास, ये जो मास m है, ये वाला मास m है, इस मास को किधर शिफ्ट कर दिया मैंने, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलली यहाँ से नीचे ला दूँ या ऊपर ला दूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है देखो, सेकेंड वाला पॉइंट, सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, is rotated about axis of rotation, rotated about axis of rotation in a circular path, in a circular path because r does not change, r में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ठीक है, क्लियर है। तो देखो क्या है कहानी, वापस बताता हूँ, एक और एग्जांपल भी लिख लेते हैं इसका। इसका जो एग्जांपल है ये इस टाइप से होगा, देखो बेटा, यहाँ से क्या होगा देखो, यहाँ पे ये एम मास और ये आर रेडियस में घूम रहा है, तो यहाँ पे जो है ऐसी सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I1 को एम आर स्क्वायर लिख दूँ मैं, I1 एम आर स्क्वायर, अगर ये मास घूम के इधर पहुँच जाता है, ठीक है, तो इस पर कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, यहाँ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही रहेगा, ये एम आ गया और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है। मतलब वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इतना रेडियस में घूम रहा है, ये बराबर रेडियस में घूम रहा है, तो ये घूमता रहे, चाहे ये इधर रहे, लेफ्ट में रहे, राइट में रहे, फ्रंट में रहे, बैक में रहे, हर जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे। यहाँ रहेगा ये ऑब्जेक्ट, यहाँ रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ सब जगह हमारे इस पर है। बट अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि इसका रेडियस बढ़ना शुरू कर दे, मान लो रेडियस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जैसे मान लो अभी इसका रेडियस ज़्यादा है और धीरे 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 कम हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है, रेडियस पे, मास वही है, रेडियस पे कम हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सारे नोट नंबर 1 और 2 लगा के लिख लीजिए आप जल्दी से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ फिर। नोट कर लिया, गायब। नेक्स्ट नोट नंबर 3 समझ लेते हैं बेटा। नोट नंबर 3 क्या है देखो, नोट नंबर 3 ये सिमेट्री कॉन्सेप्ट है, सिमेट्रिकल कंप्रेशन कॉन्सेप्ट, सिमेट्रिकल कंप्रेशन कंसेप्ट। देखो क्या है,
बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, बहुत अच्छा है। अगर आप लोग अच्छे से समझ लोगे ना इसको, अगर अच्छे से समझ आ गया तो बहुत सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो क्या है इसका मतलब, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली कंप्रेस करूं, सिमेट्रिकली उसको कंप्रेस किया जाए और वो जो कंप्रेशन है वो यूनिफॉर्म कंप्रेशन है, मीन्स जो है जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली हो जाए एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंजेस नहीं आता, ठीक है। कब, अगर एक्सिस के अबाउट मास एक्सिस के अबाउट कंप्रेस किया जाए, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो है कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ठीक है। एक मिनट लिख भी देता हूं क्या, देखो, इफ वी कंप्रेस ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन या अलोंग, कंप्रेस ऑब्जेक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग कंप्रेस कर रहा हूं, symmetrically, then moment of inertia of object remain same, मीन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में होगा वो कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा अच्छे से और चीजें क्लियर होगी आपको। देखो क्या एग्जांपल, पहला एग्जांपल समझा देता हूं बेटा। जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास एक ऑब्जेक्ट है और ये है ऑब्जेक्ट, क्या ये आ गया मेरे पास, क्या हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर आ गया और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, मीन्स ये वाली डिस्टेंस r है और ये है अपने पास क्या हॉलो सिलेंडर, और हॉलो सिलेंडर का मास m मान लेना और रेडियस r मान लेना। अब मैं इसको एक्सिस के अलोंग अगर कंप्रेस करूंगा बच्चे, तो एक्सिस के अलोंग कंप्रेस करने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट बन निकल के आएगा और वो जो ऑब्जेक्ट होगा मेरे पास में ये होगा बेटा डिस्क, सॉरी रिंग। होलो है ना, ये होलो को अगर मैं कंप्रेस करूंगा, मान लो बोतल है, ये होलो है, इसमें पानी नहीं होता और ये पूरा एक समान होती है, जैसे पाइप होता है ना, अपन नॉर्मल पाइप जो उसको कंप्रेस करेंगे और ये मान लो सिमेट्रिकल कंप्रेशन, तो कंप्रेस होके क्या बन जाएगा, एक डेंसर रिंग बन जाएगी, डेंस रिंग। तो ये जो है ना यूनिफॉर्म डेंस रिंग बन गई है, ठीक है। डेंस का मतलब तो यहाँ की डेंसिटी ज़्यादा हो गई होगी क्योंकि सारा का सारा मास r रेडियस में आ गया ना यहाँ पे। तो अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखवा लूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे यहाँ पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है क्या होने वाला है, ये mr²। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ भी आ जाएगा, मीन्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो भी क्या होगा mr², क्योंकि कंप्रेशन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल कंप्रेशन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंजेस नहीं आने वाले, ठीक है। रीज़न इसके पीछे का, क्योंकि यहाँ पे जो है सिमेट्रिकल कंप्रेशन है, सिमेट्रिकल कंप्रेशन, तो सिमेट्रिकल कंप्रेशन होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो पहला एग्जांपल होगी। ऐसे जो दूसरा एग्जांपल लिखूंगा बेटा मैं, सेकंड वाले एग्जांपल में क्या करता हूँ, अगर मैं होलो की जगह सॉलिड सिलेंडर ले लूँ तो देखो क्या होगा। ये मेरे पास आ गया बेटा सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर आ गया मेरा, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर आ गया। अब ऐसी सिचुएशन में मैंने क्या करना है, यहाँ इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, ये क्या होगा। अब मैं क्या करूँगा बेटा, इसको अगर मैं कंप्रेस करूँगा, इसको अगर मैं कंप्रेस करने वाला हूँ ये सॉलिड सिलेंडर को, तो ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसको मास m मान लेना है, रेडियस r मान लेना है। ये जो सॉलिड सिलेंडर मास m मान लिया, रेडियस r मान लिया। इसको कंप्रेस करने पे बेटा क्या बनेगा, ये एक डिस्क बनेगी क्या, और ये डिस्क डेंस हो जाएगी,
ठीक है, ये इस टाइप से डिस्क बन गई और इसकी ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको अभी लिखा है और कल वाले लेक्चर में डेराइव भी कराया था। इसके अबाउट जो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है ना, जैसे यहाँ पे अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, उसी टाइप से ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आता है अपना mr²। तो सेम पैटर्न पे ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी क्या आ जाएगा, mr²। मींस कंप्रेशन करने में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला जो निकल के अपने पास ये क्या है, यूनिफॉर्म डेंस डिस्क। डेंस का मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो मास है ना, पहले ये पूरा मास सिलेंडर में बना हुआ था, कंप्रेस करूंगा तो डेंस हो गया, क्या बन गया, ये डेंस डिस्क बन गया। डेंस मतलब बहुत ज़्यादा डेंसर रही होगी है, क्योंकि कंप्रेस हो गया सारा मास एक जगह आ गया ना। ठीक है, वॉल्यूम कम हो गया उसका तो डेंस हो गई होगी। ठीक है, बट ये यूनिफॉर्म है पूरी की पूरी। तो ऐसी सिचुएशन में जो है अपना आंसर निकल के आता है, वो आंसर आ गया कितना, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल आपको बताया mr²/2, तो इसका भी mr²/2 ही होगा। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर का जो यूनिफॉर्म डेंस डिस्क का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है ना, वही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही सॉलिड सिलेंडर का भी होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक नोट कॉपी करो बेटा। आगे इसके एक और एग्जांपल है, 3-4 एग्जांपल और है, वो भी समझा देता हूं मैं, नोट नंबर 3 के ही। तो जो है बेटा आपके पास अगर देखो, मैंने आज जो फॉर्मूला लिखाया था, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ml²/3 ml²/12, रिंग का पता है mr², डिस्क का पता है mr²/2, होलो स्फीयर का बता दिया था मैं 2/3 mr², सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr²। अब नया आता है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर कौन सी एक्सिस, जो ज्योमेट्रिकली एक्सिस है उसकी, जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ये जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² आ गया। सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, कंप्रेस करने पर डिस्क बन जाएगा, डिस्क के जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा और आंसर हो जाएगा अपना क्या, mr²/2। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने लिख ली होगी बेटा। आगे की कहानी समझते हैं जरा क्या है। अगला एग्जांपल समझाता हूँ मैं। एक्सिस के अलोंग जो कंप्रेशन हो वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, तभी जाके ये सारा कॉन्सेप्ट काम करने वाला है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल समझाता हूँ, देखो क्या। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल में मैं एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले रहा हूं। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है मेरे पास में, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट आ गई। प्लेट तो सब लोग जानते होंगे आप लोग, ये है अपने पास क्या, रेक्टेंगुलर प्लेट। इसका मास जो है वो m मान लेना है, मास क्या मान लिया मैंने m, और यहाँ से यहाँ तक की साइड a मान लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की साइड b मान लेनी है। अब मुझे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो कौन सी एक्सिस के अबाउट चाहिए बेटा, मुझे ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसमें। ठीक है, ये वाली एक्सिस के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करनी। तो बेटा अब यहाँ से मुझे क्या पता लगा, इसको अगर मैं कंप्रेस करता हूँ एक्सिस के अलोंग ऐसे ऐसे अगर कंप्रेस किया जाए तो ये जो निकल के आएगा ये एक रोड बन जाएगी क्या, यूनिफॉर्म डेंस रोड। ये रोड में कन्वर्ट हो गया और रोड का लेंथ कितना हो जाएगा बेटा a, एंड ये जो यूनिफॉर्म रोड बनी है यूनिफॉर्म डेंस रोड, उसका मास तो m ही रहने वाला है ना। अब मेरे पास जो एक्सिस है वो एक्सिस ये ऐसी है क्या, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है कितना होता है ml²/3। तो यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा ma², सॉरी l की जगह क्या आ गया, यहाँ पे a आ गया ना, तो ma²/3, यहाँ पे भी आ गया ma²/3। क्लियर है, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी बच्चों। ठीक है, तो ये था सिमेट्रिकल कंप्रेशन की कहानी। और कंप्रेशन बताता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अगर मान लो सपोज यहाँ पे एक कोन है बेटा, यहाँ कोन है, तो आप बताओ इस कोन को अगर मैं कंप्रेस करूँगा, ये होलो कोन समझ लो आप एक बार, 1 मिनट के लिए होलो कोन मान लेते हैं ये, और होलो कोन आ गया है, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो ये जो है ये है अपने पास होलो कोन, इसका मास m कंसिडर कर लेना है, मास तो आ गया इसका m, और ये रेडियस जो है ना इसका r रेडियस आ गया, इधर भी r रेडियस। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आएगा, देखो पहले तो इसको जो कंप्रेस करूंगा मैं एक्सिस कर लूँ, तो ये जो कंप्रेस होने पे ये जो रिंग बनेगी ना बेटा, ये रिंग क्या होगी, ये रिंग जो है ना ये यूनिफॉर्म रिंग नहीं बनेगी,
ये रिंग में क्या होगा, इसको अगर मैं होलो को कंप्रेस करूंगा ना तो ये रिंग तो बन जाएगी, पर यहाँ सेंटर पे उसका ज़्यादा मास आएगा, क्योंकि ये वाला मास ये सेंटर की तरफ आएगा, बाहर में तो कोई मास ही नहीं। तो यहाँ रिंग तो बन जाएगी बट ये नॉन यूनिफॉर्म बनेगी, यहाँ पे ज़्यादा डेंसर होगी, यहाँ हल्की हल्की होगी। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आया अपने पास, ये कंप्रेस होने के बाद निकले बनेगा क्या, नॉन यूनिफॉर्म डेंस डिस्क, सॉरी रिंग नहीं डिस्क। ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा ना मैं, इसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, तो I1 इज नॉट इक्वल टू I2 होगा। I1 और I2 बराबर बराबर नहीं होगा, और ना ही जो है I2 को mr²/2 लिखा जा सकता। I2 को mr²/2 भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो है ना डेंस जो डिस्क है ये नॉन यूनिफॉर्म बनी है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, हर एक जगह कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा देना बेटा। ठीक है, ऐसे मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ, वहाँ भी नहीं लगने वाला। जैसे मान लो एक सॉलिड स्फीयर है मेरे पास, ये सॉलिड स्फीयर आ गया, ये सॉलिड स्फीयर आ गया, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, ये क्या है अपना, लिख भी देता हूँ मैं, सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर आ गया, मास m मान लेना है और रेडियस r मान। कुछ बच्चे अगर इसको कंप्रेस करेंगे तो ये डिस्क बनेगी। अब ये डिस्क में भी क्या होगा बेटा, इसको जब मैं कंप्रेस करूंगा ना तो यहाँ सेंटर पे ज़्यादा मास आएगा, यहाँ ज़्यादा मास आने वाला है। ठीक है, यहाँ मास ज़्यादा आने वाला है और यहाँ दूर दूर यहाँ कम कम मास आएगा। मतलब ये जो डिस्क बनेगी ना, ये डिस्क जो बनने वाली है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये पहली बात तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्क बनेगी, नॉन यूनिफॉर्म डेंस डिस्क बनेगी। ठीक है, अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका I2। तो पहला पॉइंट तो ये है I1 और I2 बराबर बराबर नहीं होने वाले हैं। दूसरा पॉइंट जो I2 का वैल्यू है वो mr²/2 भी नहीं होगा, mr²/2 नहीं होगा, ये डिस्क बने। बट मुझे I1 तो डायरेक्ट पता है क्या बेटा, मुझे I1 तो डायरेक्ट पता है। I1 का वैल्यू तो क्या होता है, फॉर्मूला लिखा है कि आज मैंने सॉलिड स्फीयर का डायमीटर लेना है, तो सॉलिड स्फीयर का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr²। ठीक है, तो ये कहानी थी कंप्रेशन का। सिमेट्रिकल होगा या नहीं होगा ये आपको देखना होगा। तो जो शुरुआत के मैंने 3 एग्जांपल दिए, पहले क्या था, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर और ये रेक्टेंगुलर प्लेट, इनका कंप्रेशन यूनिफॉर्म कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, बाकी कोन में सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, सॉलिड कोन, मैंने इन कोन होलो बना दिया, सॉलिड कोन भी नहीं होगा, और सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर, ये सब जो है ना, ये यहाँ पे जो कंप्रेशन होगा नॉन यूनिफॉर्म नेचर का होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो बेटा ये वाली जो एक्सिस है ना, यही एक्सिस अगर यहाँ सेंटर से पास हो रही होती ना, ऐसे ऐसे इसी के पैरेलल सेंटर, तो आंसर फिर ma²/12 होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ma²/12 होता है। क्लियर है, नोट कर लो यहाँ तक की कहानी। वीडियो पॉज करो और कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट नोट कर लो बेटा। ये था अपना कंप्रेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब आपको कंप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा, वो आप लोगों को खुद से ट्राई करना है। वीडियो पॉज करके यहाँ तक की कहानी आप सभी बच्चों ने लिख ली होगी। देखो क्या है क्वेश्चन, ये है अपने पास ये आप सबको पता लग रहा होगा बेटा, ये होलो सिलेंडर है। ठीक है, इसका रेडियस ये r मान लेना है। अब ये होलो सिलेंडर में क्या प्रॉब्लम आ गई है, ये जो होलो सिलेंडर है ना बेटा, ये होलो सिलेंडर किस टाइप का है, एक मिनट रुकना जरा, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, लाइव एग्जांपल से आपको। तो देखो
ये होलो सिलेंडर में क्या हो रहा है बच्चे, ये होलो सिलेंडर में यहाँ पे कट लगा हुआ है, यहाँ कट लगा हुआ है ये, तो ये इस टाइप से कट है, मतलब ये इतना पार्ट कट कर दिया मैंने, है ना, मतलब ये कट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ये कट लगा के थोड़ा गैप कर दिया। जैसे मान लो ये, जैसे ये होलो सिलेंडर था मेरे पास में, ये होलो सिलेंडर था ये इस टाइप का, ठीक है, होलो सिलेंडर आगे बेटा। अब इस होलो सिलेंडर में क्या किया मैंने, यहाँ से एक कट लगा दिया, और ये कट लगाने पे जो होलो सिलेंडर है ये इस टाइप का दिखेगा। क्या, ये कट लगा दिया मैंने ना यहाँ से, तो ये होलो सिलेंडर जो है अब इस टाइप का दिखेगा यहाँ पे, ये इस टाइप का दिखा रखा है आपको डायग्राम में, है ना, ये इस टाइप। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। अब मैं क्या क्या टर्म आपको दिया गया है, एम जो है ना, ये मान लो मास ऑफ होलो, ये होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर विद कट, कट लगाने के बाद इसका मास बचा है, मीन्स ये वाला जो मास है ना, इसका मास m है, ये जो बचा है ना इसका मास m है, ये हटा दिया गया है, ये मास, ये वाला ये कट करने के बाद इसका मास m बचा है, मतलब ये जोड़ दूंगा तो मास m से कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो अब ये जो I है ना, इस I का वैल्यू क्या होगा, R इस सिलेंडर का रेडियस है, ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ये जो I का वैल्यू क्या होना चाहिए, पहला ऑप्शन mr², बी दूसरा ऑप्शन I लेस देन mr², सी I ग्रेटर देन mr², या डी नन ऑफ दिस, कुछ नहीं कहा जा सकता, या कांट से कुछ नहीं कहा जा सकता, कांट से, ठीक है। तो सोचो जरा आप लोग, इसका आंसर क्या होना चाहिए, कुछ बच्चे नहीं सोच पा रहे हैं क्या। अच्छा मैं थोड़ा और हिंट दे देता हूँ, 50-50 कर देता हूँ, ये दो आंसर तो नहीं हो सकते, ये जो दो ऑप्शन है ना लास्ट का सी और डी, ये दो नहीं है। अब ए और बी में से तो पहचान लो यार क्या आंसर होगा जरा इसका। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन वाला, 4 ऑप्शन दिए ABCD, 50-50 कर दिया मैंने, आपके एक लाइफ लाइन यूज कर ली आप लोगों ने 50-50 वाली। सोचो जरा क्या होगा ए और बी में से। अच्छा कुछ बच्चे का आंसर आया होगा mr² आएगा, सर mr² आएगा, mr² से कम आएगा, तो बेटा मैं बता देता हूँ ये आंसर भी गलत है, ये आंसर गलत है, इसका करेक्ट आंसर है ए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ए क्यों आएगा, बेटा अगर देखा जाए तो जितना मास है, अभी ये कट लगाने के बाद इसका मास m बचा है, क्या कट लगाने के बाद इसका मास m बचा है, और जो भी मास है वो सारा का सारा मास कितने रेडियस में घूम रहा है, होल मास, सारा मास रोटेट्स विद रेडियस r, रेडियस r में घूम रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट टोटल मास m इंटू r², ठीक है, टोटल मास m इंटू r² इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगर मान लो दो चीजें हैं, कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर ये आंसर आना चाहिए, ये कब आता वो भी बता देता हूँ। अगर मान लो ये पूरा कट जुड़ा होता, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी इसका मास m होता, पूरे ये जोड़ने के बाद मास m होता, अगर ये जोड़ने के बाद मास m होता तो mr² आंसर आता, फिर ये हटा देता तो आंसर mr²/2 से कम हो जाता, ठीक है, फिर ये वाला ऑप्शन आ जाता। ये वाला ऑप्शन कब आता, बी ऑप्शन, जब ये जो मास m दिया है ना, मास ऑफ होलो सिलेंडर विदाउट कट दिया होता, मीन्स ये कट भी जुड़ा होता, तब मास m था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² आता, इसको हटाने पे mr² से कम हो जाएगा। बट जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें मैंने इसको हटाया और इसी का मास m दिया गया है, इसका कट लगने के साथ में मास m दिया गया है आपको, मास ऑफ होलो सिलेंडर विद कट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, वो आंसर आएगा कितना, mr², ठीक है बच्चे, फेंक देते हैं इसको, नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या देखो बच्चे, यहां तक की कहानी खत्म करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब देखो अपन जो है यहां तक अपन पढ़ने वाले हैं क्या, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन कैलकुलेट करना सीख लिए हैं, ठीक है। जैसे रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, इतने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अपन ने सीख लिए हैं बच्चे, ठीक है। अब क्या करेंगे,
आपको ये भी पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। तो बहुत सारी एक्सिस हो सकती है ना, जैसे मान लो ये डिस्क है बेटा, ये डिस्क है, आपने जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, आपको एक यूनिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। वो यूनिक एक्सिस क्या है, सेंटर से पास होती है और प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है। अगर ये डिस्क है और यूनिफॉर्म डिस्क है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा mr²/2। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, mr²/2। क्लियर है, mr²/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो mr²/2 इसका आंसर आ गया। बट अगर मेरे को अलग ये जो डिस्क है ना, इस डिस्क में आपको ये वाली एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये जो सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर मूव, बट ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको थोड़ी पता टेंजेंट के अबाउट, या फिर ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, या फिर ये डायमीटर के अलोंग क्या होगा, या फिर ये तिरछी मिर्ची, बहुत सारी एक्सिस हो सकती है। इन सभी के एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है। तो इन सभी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए दो थ्योरम अपन पढ़ने वाले हैं। एक थ्योरम आज वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, एक थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज वाले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बेटा क्या नाम है, वापस रिपीट कर रहा हूं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा। तो आज वाले लेक्चर में पढ़ते हैं पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और उसकी शुरुआत करते हैं कि ये थ्योरम क्या बोलती है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में लिख देता हूं मैं, हेडिंग लगाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो हेडिंग आ गया अपने पास क्या बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, कैसे काम करते हैं ये भी समझ लेते हैं हम। नाम आ रहा है परपेंडिकुलर, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परपेंडिकुलर होने वाला है बच्चे। ठीक है, तो समझा देते हैं, पहले थ्योरम के बारे में समझा देता हूं, फिर वापस बोल रहा हूं। बेटा ये जो थ्योरम है, आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला एग्जाम में कि एक्सप्लेन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये जो थ्योरम है ये केवल न्यूमेरिकल में काम आएगी। ठीक है, तो आप ये अच्छे से लगाना सीख लो कि न्यूमेरिकल में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे लगानी है। ठीक है ना, तो सबसे पहला ब्लंडर पॉइंट, 3-4 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्या याद रखना है बेटा, ये जो थ्योरम है ये केवल प्लेनर ऑब्जेक्ट में काम करेगी। किस में काम करेगी, केवल और केवल प्लेनर ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट्स ओनली, या फिर प्लेनर ऑब्जेक्ट को अपन बोल सकते हैं 2D ऑब्जेक्ट्स। अब ये 2D ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल रिंग, डिस्क या प्लेट, बहुत सारी अलग अलग प्लेट होगी, इन सब में ये वैलिड होता है, इन सभी में तो ये वैलिड होती है। बट अगर आप गलती से अगर मान लो लगा देते हो सॉलिड स्फीयर में, या स्फीयर होलो या सॉलिड कोई भी हो, या सिलेंडर, इनमें ये इनवैलिड होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये 2D ऑब्जेक्ट है क्या, 2D ऑब्जेक्ट्स में ये वैलिड होगी, और ये 3D ऑब्जेक्ट्स हैं क्या, 3D ऑब्जेक्ट्स में ये वैलिड नहीं होगी बेटा, 2D ऑब्जेक्ट्स में ये वैलिड होगी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी आप गलती से स्फीयर में ये एप्लीकेशन नहीं लगा देना, ये थ्योरम नहीं लगा देना। ठीक है, अब थ्योरम क्या है, थ्योरम समझा देता हूं बच्चे, थ्योरम ध्यान से समझना। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये प्लेनर ऑब्जेक्ट है, ये रैंडम शेप का इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ऐसा रहे किसी भी ऑब्जेक्ट में काम करेगी। ठीक है, ये आ गया आपके पास प्लेनर ऑब्जेक्ट, प्लेनर मतलब एक प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में आपको दिख रहा होगा, प्लेनर ऑब्जेक्ट आ गया। मान लो मेरे पास एक एक्सिस है, उसके बाद मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये वाली एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। ठीक है, और दूसरी जो एक्सिस है वो एक्सिस ये ऐसी है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। ठीक है, जो दूसरी एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मान लिया मैंने, I2। दो एक्सिस जो है उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आपको। ये वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया मैंने I2। ठीक है, क्लियर है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, तो ऑब्वियसली ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस क्या होगी, परपेंडिकुलर, मतलब I1 और I2 के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब जो तीसरी एक्सिस आएगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। देखो तीसरी एक्सिस क्या है, देखो यहां से पास होगी है ये क्रॉस,
और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। सपोज ये जो I1 निकाला मैंने इसके अबाउट घुमाऊं, I2 जो निकाला इसके अबाउट घुमाऊं, घुमा किधर भी दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तीसरा I3 ये आ गया। I3 ये क्रॉस का मतलब क्या है, ये ऐसी एक्सिस है जो बोर्ड के प्लेन के ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने I3 मान लिया। तो बेटा थ्योरम अपने क्या बोलता है, थ्योरम बोलती है क्या कि I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। बस थ्योरम देखने से बहुत छोटी लग रही है बेटा, बट इसके रिजल्ट बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, बहुत भयंकर रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इससे पर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल सोल्व होने वाले हैं इससे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। अब देखो क्या खास बात है, पहला पॉइंट कब है, 3 पॉइंट लिखाऊंगा, तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला तो कब प्लेनर ऑब्जेक्ट में काम करेगी। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये बता रहा हूं बेटा कि ये जो I1 I2 I3 एक्सिस है ये तीनों की तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। I1, I2, I3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर समझते हो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होता है ना, वैसे जब बुक्स में इसका डायग्राम बना होता है बेटा, बुक में इसका डायग्राम एक्स वाई जेड एक्सिस के अलग बना होता है। एक एक्सिस आई एक्स लिख देता है, एक आई वाई लिख देता है, एक आई जेड लिख देता है, ठीक है। बट मैं वो नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि थ्योरम जनरलाइज है, जरूरी नहीं एक्सिस एक्स वाई जेड के, कुछ भी हो बस परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब भी समझा देता हूँ, देखो क्या होता है। मान लो एक एक्सिस इधर है, एक एक्सिस सिंपल वाला डायग्राम म्यूचुअली परपेंडिकुलर का, ये एक्स वाई जेड ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब जनरलाइज कुछ ऐसा ऐसे कुछ भी हो जाए, ठीक है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये दो चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले तो 2D ऑब्जेक्ट में काम करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बेटा, अभी तो आपको क्या I1 I2 बोला है, कभी कभी मान लो एक एक्सिस के अबाउट 2 है, एक के अबाउट 3 है, एक के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 आ रहा है, दूसरी के अबाउट 3 आ रहा है, तो तीसरी के अबाउट क्या आने वाला है, तो डिपेंड करेगा। वो 2 और 3 आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन सी एक्सिस के अबाउट है, मीन्स सम करना होगा। अगर वो मान लो ये 2 है ये 3 है, ये 2 है ये 3 है, तो ये 5 होगा। अगर ये वाला 2 है और ये वाला 3 है तो ये 1 होगा ना। अब ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी एक्सिस है, तो उसको कैसे पता लगाना है बेटा, ध्यान रखना। ये जिन एक्सिस को मैं सम कर रहा हूं I1 एंड I2 ब्रैकेट में लिख रहा हूं, सम जिनका हो रहा है, जिनका सम हो रहा है, एक्सिस आर इन ऑब्जेक्ट्स प्लेन। ये जो है ना ये ऑब्जेक्ट के प्लेन में होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। कौन सा, जिन दो एक्सिस का सम हो रहा है I1 एंड I2, जिन दो का सम हो रहा है I1 एंड I2, ये दोनों एक्सिस क्या होगी, ऑब्जेक्ट के प्लेन में होगी। अब डायग्राम भी आप देख पा रहे होंगे, मैंने डायग्राम बनाया बोर्ड के प्लेन में, I1 बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ करिए, I2 बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ करिए, और जो I3 और बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है क्या, तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो I1 एंड I2 है, जिन दो का सम कर रहा हूं मैं, वो दो सम होने वाली एक्सिस कौन सी होगी, जो ऑब्जेक्ट के प्लेन में होगी। क्लियर है बेटा, नोट कर लो जरा, तो यहां तक नोट कर लो। अब इसका क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन मैं करूंगा इसका, एक क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है, ठीक है बच्चे। चलो शुरुआत करते हैं, देखो क्या एक क्वेश्चन मैं खुद से सोल्व कर रहा हूं बेटा, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना होगा, ठीक है। एक मैं सोल्व करके बता देता हूं आपको, दूसरा आपको सेम पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन आपको करना होगा, उसमें कुछ भी अलग नहीं होगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा जो आपको करना है, जो आप पकड़ लोगे अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ आता है तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन में, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about its diameter। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। मास रिंग का m मान लेना, रेडियस r मान लेना और यूनिफॉर्म मान लेना है। इसको यूनिफॉर्म का मतलब एक समान है, यूनिफॉर्म रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन वैसे मैं सोल्व कर देता हूं बेटा, ठीक है, करना आपको भी है। सेम पैटर्न का अगला क्वेश्चन, पहला मैं एक बता देता हूं ताकि आपको अगला आसानी से सोल्व हो जाए। मान लो मैंने ये एक रिंग मान ली, ये एक रिंग आ गई अपने पास। अब इस रिंग में क्या है बेटा,
मैं एक्सिस बनाता हूँ। ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज मैंने I1 मान लिया, ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लिया, और मुझे ये वाली एक्सिस के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मुझे ये I1 चाहिए ना, डायमीटर के अबाउट चाहिए। I1 डायमीटर है क्या इस रिंग का, I2 भी डायमीटर है, I2 भी चाहिए क्या, दोनों में से कोई भी एक खोज लो तो आंसर आ जाएगा। अब मुझे पता है बेटा ये जो I1 के अबाउट घुमाऊँ इसको, I2 के अबाउट घुमाऊँ और I3 के अबाउट घुमाऊँ, ये इसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 मान लेता हूँ। तो पहले तो मैं थ्योरम लगा के क्या बोल दूंगा बेटा, यहाँ से थ्योरम लगाऊंगा तो बताओ जरा कौन सा रिलेशन वैलिड होगा, किन दो एक्सिस का सम होगा, I1 और I2 का सम होगा क्या, I1 और I2 दोनों ऑब्जेक्ट के प्लेन में क्या, तो I1 प्लस I2 बराबर क्या लिख देंगे I3। पहला तो ये समझ आना चाहिए। दूसरा, I1 और I2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, I2 का जो वैल्यू होगा वो I1 के बराबर होगा। क्यों, ये जो दोनों सिमेट्रिकल एक्सिस है, दोनों जो है डायमीटर है, I1 और I2 दोनों डायमीटर है क्या, तो सिमेट्रिकल है ना। सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट समझाया था कि जैसे रोड का ये वाले एंड पे भी ml²/3 आया था, ये पे भी ml, तो ये जो है अपना सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, सिमेट्री से ये आ गया। एंड साथ में जो I3 का वैल्यू है मुझे पता है mr² होगा। ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कि आपको, रिंग के एक्सिस से पास होने वाला, सॉरी ऐसी एक्सिस, रिंग के सेंटर से जाने वाली एक्सिस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, I3 आंसर होता है। तो यहाँ से लिख दूँ I1 प्लस I1 इक्वल टू mr², तो आंसर आया ट्वाइस ऑफ I1 इक्वल टू mr²। तो डायमीटर के अबाउट जो आंसर आता है वो mr²/2 आता है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, सॉल्व कर लेना, रटने की जरूरत नहीं। जैसे अभी आपको पता लगा रिंग के, जो रिंग होती है, रिंग का सेंटर और सेंटर से जाने वाली एक्सिस और परपेंडिकुलर, उसका आंसर आपको बताता है mr² आता है। तो डायमीटर के अबाउट कितना आ गया mr²/2। नोट कर लो जरा कैसे पता लगाया, ये अपन ने कैसे सॉल्व किया है बच्चे, समझ आना चाहिए आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के। चलो अगला एक और क्वेश्चन करता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म। पहले इसको वीडियो पॉज करके नोट करो जल्दी से, वीडियो पॉज करो क्वेश्चन और नोट करो यहाँ तक। चलो यहाँ रिंग की जगह अगर बेटा डिस्क हो जाता तो आंसर क्या होता, सोचो जल्दी से। रिंग की जगह अगर डिस्क हो जाता तो आंसर क्या होता, तो देखो रिंग की जगह अगर यहाँ डिस्क हो जाएगा ना बेटा, रिंग की जगह अगर यहाँ डिस्क हो गया तो डिस्क में क्या होगा, ये पूरा मास ऐसे 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 आएगा, ठीक है। पहली थ्योरम तो एज इट इज I1 I2 बराबर बराबर, बस यहाँ I3 की जगह mr²/2 लिख दूंगा क्या, यहाँ by2 आएगा, यहाँ by2 आएगा, तो यहाँ by4 आ जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। कोई रटने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन लिख लो जल्दी से वापस। अगर रिंग की जगह डिस्क कर दूंगा तो आप लोगों ने खुद से ट्राई करके देखा कि नहीं देखा, खुद से देखना चाहिए था, देखो जल्दी से, कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना है डायरेक्ट, ठीक है। चलो समझ आया, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना था। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ आपसे खुद से प्रैक्टिस के लिए, तो देखो क्या होगा, सोल्व करके देखना जरा आप, उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट। चलो छोड़ो इसको, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे मैं एक्सिस आपको बता देता हूँ कि कौन सी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन लैंग्वेज में नहीं है आपके पास में। तो क्वेश्चन क्या है, देखो ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट, इसका मास m कंसीडर कर लेना आपको, ठीक है। सॉल्व करना, लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है बेटा। ये रेक्टेंगुलर प्लेट आ गई मेरे पास, ये रेक्टेंगुलर प्लेट आ गई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a मान ली, यहां से यहां तक की डिस्टेंस b मान ली, और मुझे ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। यहाँ पे ये जो एक्सिस होगी, ये एक्सिस कौन सी एक्सिस हो गई, यहाँ से जहाँ पे इसके डायमीटर कट करेगा ना, जहाँ दोनों डायमीटर कट कर रहे होंगे, ये डायमीटर सॉरी डायगोनल कट कर रहे होंगे, ये रेक्टेंगुलर प्लेट के जो डायगोनल है ना, जहाँ से कट कर रहे हो, सेंटर से जाने वाली, और इसको सेंटर बोल सकते हैं, सेंटर से जाने वाली और रेक्टेंगुलर प्लेट के परपेंडिकुलर। तो इसके बाद मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो क्या आना चाहिए बताओ जरा, आप लोग सोच समझ के सोल्व करना, जरा सोल्व करना बेटा, इजी है, सोल्व करोगे तो आ जाएगा, नहीं सोल्व करोगे तो नहीं होने वाला। देखो कैसे सोल्व कर रहा हूं मैं, बताओ। पहले एक बार एक काम करो, वीडियो पॉज करके ट्राई तो करो यार, आप लोग ट्राई नहीं करोगे तो कैसे सोल्व होगा। चलो मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। देखो ये जो बेटा ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट आ गई क्या, ये रेक्टेंगुलर प्लेट बना दी मैंने।
ये रेक्टेंगुलर प्लेट में मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, सबसे पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ, ये वाली एक्सिस के अबाउट निकालता हूँ। ये वाली एक्सिस के अबाउट मैंने I1 मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a/2 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी a/2। तो सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ ये जो कंप्रेस करूँगा रोड बन जाएगी, और इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I1 निकल के आएगा वो आता है ma²/12। ma² आ गया। दूसरा जो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ इस यही वाली रोड का, ये रोड बना दी मैंने, इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दूसरी एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ, और ये वाली एक्सिस ये रही, इसके अबाउट मैंने मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लिया। तो ये I2 कैसे निकालूं, इसके अबाउट में अगर देखो बेटा ये वाली डिस्टेंस b/2 होगी और ये वाली डिस्टेंस भी b/2 होगी, तो कंप्रेस करने पे क्या बन गई, ये एक b का रोड बन गया, b लेंथ का रोड बन गया, और ये एक्सिस आ गई मेरे। इसके अबाउट जो I2 आएगा ये क्या आ जाएगा, mb²/12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये जो थ्योरम है, थ्योरम एप्लीकेबल कराता हूँ। ये जो मैंने रेक्टेंगुलर प्लेट बना ली, अब इसमें ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, और ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। अब मेरे को I3 पता करना है। क्या तीनों परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड हो गई अपनी। ये I3 आ गई, इसके अबाउट I3 मान लिया। तो ये जो I3 होगा ना, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना था ना, यही तो पता करना I इसके अबाउट। तो I3 अब तो पता लगा सकते हो बेटा, क्या लिख दूंगा, I3 = I1 + I2। तो I3 कितना आ जाएगा, ma²/12 + mb²/12। तो जो अपना आंसर निकल के आएगा I3 वाला, वो आंसर आएगा m/12 a² + b²। ये आंसर निकल के आता है बेटा, याद भी रख सकते हो आप चाहो तो। रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट है, ऐसी एक्सिस जो सेंटर से जा रही है और प्लेट के परपेंडिकुलर है। अगर मान लो ये रेक्टेंगुलर प्लेट की जगह क्या हो जाए बेटा, स्क्वायर प्लेट। अगर स्क्वायर प्लेट हो गई ना तो बी को ए के बराबर कर देना। क्लियर है बेटा, बी को ए के बराबर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लेट आ जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक की कहानी सबको समझ आती है। इसी के नीचे लिख लेना, अगर यहाँ स्क्वायर प्लेट होगी, इसी के नीचे लिख लेना फॉर स्क्वायर प्लेट, फॉर स्क्वायर प्लेट बी बराबर है, तो आई कितना आ जाएगा, m/12 a² + a²। तो ये कितना आ गया, m/12 ट्वाइस ऑफ a², तो m/6 a², ma²/6 आंसर हो जाएगा। कब, जब ये स्क्वायर प्लेट हो जाएगी तो। ठीक है, क्लियर है बेटा। सारे रिजल्ट एक साथ भी लिख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, अगले लेक्चर में लिखा दूंगा सबके सब रिजल्ट वापस एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने लिख लेनी है, यहाँ तक की कहानी लिखी जल्दी से। चलो अगला एक और टर्म समझाता हूँ, देखो क्या है। देखो एक और क्या है, कहानी और समझ लीजिए। ये है स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट है, मास m कंसीडर कर लेना है। मास क्या मान लिया मैंने, m। ठीक है, ये बना दी मैंने एक स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट तो सब लोग जानते हैं, इस टाइप की बना। ठीक है, अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। स्क्वायर प्लेट जो है इसका साइड a मान लेना है, मास m, एंड जो साइड है वो क्या मान लिया मैंने, a मान लिया। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट चाहिए, देखो जरा। पहले तो मैं इसी के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेता हूँ आपसे। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, एक तो ये कैलकुलेट करना है मुझे, दूसरा डायगोनल के अबाउट भी पता करना है। ये यहाँ पे सेंटर होगा, ठीक है। इसके अबाउट I2 मान लिया, ठीक है, और I1 और I2 दोनों पता करने हैं। I1 पता करना है और एक I2 भी पता करना है। क्लियर है बेटा, पता करो तो देखो क्या आएगा। I1 I2 क्या क्या आने वाला है बता दीजिए जरा मुझे। चलो सोल्व करेंगे, पहला I1 पता कर लेंगे बेटा। I1 पता करने के मेरे पास दो अलग अलग मेथड है, ठीक है। सोल्व कर रहा हूं फॉर I1। तो I1 पहले जो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना स्क्वायर प्लेट का, ये जो स्क्वायर प्लेट आ गई, ये I1 है क्या बेटा, इस एक्सिस के अबाउट I1 है क्या। तो मैं क्या करूं बेटा, इसको ये ऐसे कंप्रेस कर दूं, क्या सिमेट्रिकली कंप्रेशन है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 आएगा वो क्या आ गया अपना ma²/3।
3। एक तरीका तो ये आ गया। दूसरा सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया 4i1, ये आगे क्या फर्स्ट मेथड, और i1 के लिए सेकंड मेथड देखो 4i1, और यहाँ बता रहा हूँ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, देखो बेटा ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, ये रेक्टेंगुलर प्लेट आ गई। अब मुझे पता है इसमें जो भी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इस एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया i2 भी i1 के बराबर होगा क्या। और मुझे पता है परपेंडिकुलर एक्सिस मैंने अभी बताया क्या बेटा आपको, ये वाले एक्सिस के अबाउट जो i3 आने वाला है वो क्या आएगा, i3 जो आने वाला है वो क्या लिखते हैं अपन, i3 इक्वल टू i1 प्लस i2। और i3 का वैल्यू मैंने बता दिया आपको कितना, ma²/6। अभी बताया ना रेक्टेंगुलर प्लेट वाले में ma²/12 तो रेक्टेंगुलर प्लेट में आता है, और b बराबर a करते हैं ma²/6 आगे क्या, यहाँ ma²/12 आएगा ना, ma²/12। ये जो रोड बनी है ना, ये गड़बड़ कर दिया मैंने, ये जो रोड बनी है ना वो रोड कैसी है, सेंटर से पास होने वाली, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया i1 प्लस i1, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, ट्वाइस ऑफ i1, तो i1 क्या आ गया आंसर, ma²/12, ये आंसर आ गया। तो दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है, तो इसलिए आप समझ भी सकते हैं, ये भी लगाओगे तो भी सही है, ये वाला लगाओगे तो भी सही है। सेम पैटर्न पे आप i2 भी निकालो बेटा, i2 का आंसर क्या होगा, यहां तक की कहानी लिखो पहले, वीडियो पॉज करो और यहां तक की कहानी लिख डालो जल्दी से। चलो यहां तक कहानी लिख लिया आपने, i2 की कैलकुलेशन कर लेता है। फॉर i2 देख लेते हैं जरा क्या है, फॉर i2, तो i2 का वैल्यू निकाला है ना, तो देखो क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर प्लेट आ गई, ये रेक्टेंगुलर प्लेट बना दी बेटा मैंने, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर प्लेट में क्या होगा, ये वाली एक्सिस के अबाउट जो है ना, ये i2 है क्या, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया i2 है, तो ये डायगोनल है क्या, इसके अबाउट भी i2 होगा क्या, ये भी डायगोनल है, इसके अबाउट भी i2 होगा, सिमेट्री से बोल रहा हूँ। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, इसके अबाउट मान लेते हैं सपोज i3, ठीक है, ये i मान लिया, तो एक एक्स परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बुलाऊंगा ना, तो ये परपेंडिकुलर वाली के अबाउट तो मैंने i मान लिया, और इधर i2 है और इधर भी i2 है, तो i इक्वल टू i2 प्लस i2, तो i का वैल्यू कितना पता है, ये तो आपको पता है कि ma²/6 आने वाला है, तो ये ट्वाइस ऑफ i2, तो i2 का वैल्यू भी कितना आ गया, ma²/12। अब किसी बच्चे को लग रहा होगा सर ये तो i1 i2 बराबर आ गया, तो आ सकता है ना, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, i1 और i2 बराबर आ गया इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अब एक यहाँ पे मैं कंक्लूजन ये लिखा रहा हूँ, देखो यहाँ से दो कंक्लूजन लिखा रहा हूँ मैं, जो अपने पास जो आ रहा है ना i1 प्लस i2 जो आ रहा है, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ तक की कहानी लिखो पहले, आप वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर एक छोटा सा रिजल्ट दिखा दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ तक की कहानी लिखो पहले एक बार, फिर अगला रिजल्ट, एक छोटा सा रिजल्ट लिखाता हूँ आपको, कंक्लूजन करके लिखाते हैं, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो क्या है, ये लिखा होगा आप लोगों ने, वीडियो पॉज करके आगे समझते हैं। देखो ये i1 बना दिया मैंने, ये i2 बना दिया, और यहाँ पे जो क्रॉस करके एक एक्सिस और बना रहा हूँ, उसके बाद मैंने i3 बना दिया, ठीक है। यहाँ से कंक्लूजन, ये जो क्वेश्चन से क्या कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूँ मैं, i1 का वैल्यू मुझे पता है कितना है, ma²/12, साइड a है ये ना, स्क्वायर है, स्क्वायर मास m मान लेना है, साइड a मान लेना है, i1 आ गया, i2 का वैल्यू भी यही आया सेम, ma²/12, एंड जो i3 का वैल्यू जो आया ना, एंड i3 जो होगा, एंड i3 ये क्या होगा, ma²/6, ठीक है। इसके अबाउट मैंने यह i2 मान लिया, i2, ठीक है, क्लियर है बेटा। अब मैं और एक्सिस बना देता हूं, यहाँ पे मान लेता हूं ये वाली एक्सिस को मैंने मान लिया i4, इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो i4 मान लिया, ठीक है। और एक और ये वाला डायगोनल वाली भी बना देते हैं, अब इसको क्यों छोड़े, ये वाली एक्सिस के बाद मैंने i5 मान लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ रिलेशन लिख रहा हूँ, कौन कौन से रिलेशन वैलिड है, मतलब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आपको बताने कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर देखा जाए बेटा 1 3 वाली परपेंडिकुलर है, 1 2 3 परपेंडिकुलर 4 5, तो
तो I1 प्लस I4 इक्वल टू I5। आपको खाली जो यही बताना है, मैं कुछ यहाँ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई ट्रू फॉल्स बताना है आपको। क्या बताना है? ट्रू है या फिर फॉल्स है, जो मैं रिलेशन लिख रहा हूँ उसके बारे में बताना है ना। तो I1 प्लस I4, I1 I4 का वैल्यू I5 के बराबर होगा पहला, एंड साथ में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर PAT वैलिड, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड, ट्रू है या फॉल्स है। फिर अगला क्या लिख रहा हूं? I1 प्लस I5 सॉरी I3 आएगा, I1 4 3, I1 प्लस I5 इक्वल टू I3, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड है या नहीं है, ये बताना है। थर्ड, I1 प्लस I5 इक्वल टू I3, बस यहां परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड नहीं लिखा है। ये तीनों स्टेटमेंट के बारे में आपको पता करना है। फोर्थ, एक और स्टेटमेंट, I5 प्लस I2 इक्वल टू I3, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये अपने को पता करना है, ठीक है। पहला चेक करते हैं, 1 4 3, ये 1 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी वैलिड है, ये तो ट्रू हो गया। अरे I1 और I4 सेम प्लेन में, ऑब्जेक्ट के प्लेन में, I3 I1 I4 I3 परपेंडिकुलर है। अगला देखो I1 I5 I3, I1 I5, I1 और I5 परपेंडिकुलर नहीं है ना, I1 और I5 परपेंडिकुलर नहीं है, I1 और I5 के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं आएगा I1 I5, तो ये जो है फॉल्स आ जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये तो इन दोनों का सम करूंगा ना मैं, I1 और I5 का, I5 का वैल्यू भी I2 के जैसा आएगा क्या? अच्छा, मैं I5 की जगह 2 लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं पड़े। ये 2 लिख दिया, ठीक है। I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो 5 ही रहने दो यार, फालतू कंफ्यूजन बढ़ जाएगा बच्चों को। I1 प्लस, अब ये जो I5 का वैल्यू है ना, I5 का वैल्यू भी कितना बराबर होगा? I2 के बराबर ही तो होगा। अरे I5 और I2 बराबर बराबर होगा कि ma² होगा। तो अब कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इन दोनों का सम करूंगा 1 और 5 का, I1 प्लस I5 करूंगा, I1 प्लस I5 करूंगा, I1 प्लस I5 करूंगा, तो वो तो I3 के बराबर आ रहा है, इक्वल इक्वल आ रहा है, बट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाता है I1 प्लस I5 का वैल्यू I3 के बराबर होगा, यस, ये तो ट्रू है। आपसे साथ में पूछा जाए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड है, नहीं, क्यों? क्योंकि ये 1 और 5 के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, ठीक है ना बेटा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है? तीनों एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, जिन दो का सम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट के प्लेन में होनी चाहिए। तो ये इनवैलिड क्यों किया मैंने? 1 और 5 के बीच में एंगल 90 डिग्री। ये वाला ट्रू क्यों किया? मैथमेटिकली तो ट्रू आ रहा है, मैथमेटिक्स देखूं तो 1 और 5, 1 वाला और 5 वाले को ऐड करूंगा तो 3 वाला आ रहा है। ऐसे ही 5 और 2, ये 5 और 2 को ऐड करूंगा तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी वैलिड है क्योंकि इसके डायगोनल 90 डिग्री पे कट कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो ये इस टाइप से अपन ने क्या किया, ऐसे रिंग में भी ये रिजल्ट आते हैं, डिस्क में भी आते हैं, ठीक है, जैसा अपन ने स्क्वायर में निकाला है। सिमेट्री के कारण ऐसा हो जा रहा है बच्चे, ठीक है ना। डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आ रहा है जो इसके अबाउट आ रहा है, ठीक है ना। तो आज वाला लेक्चर बच्चों यही क्लोज करते हैं, अगले लेक्चर में अगली थ्योरम पढ़ेंगे। नेक्स्ट थ्योरम का नाम है क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आज वाले में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ ली बच्चों, ठीक है। थैंक यू।